नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका यूके एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, हम वापस आए हैं हिंदी की एक नई सीरीज़ लेकर, और इस हिंदी की सीरीज़ में हम हर एक वो टॉपिक कवर करेंगे, हर चैप्टर कवर करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे उसमें हिंदी व्याकरण हो, चाहे उसमें हिंदी साहित्य हो या पत्र लेखन वगैरह कुछ भी हो, हर एक टॉपिक कवर करके चलेंगे हम। और उसके बाद हम एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे उसी चैप्टर के तुरंत बाद। अब जो हमने बुक का रेफरेंस ले रखा है वो आदित्य पब्लिकेशन आप लोगों ने सुनी होगी। यूपी के बच्चे बहुत फॉलो करते हैं इसको। ये पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा है, थ्योरी भी काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखी है। और इसके बाद एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे जो वो भी मतलब अच्छे लेवल के दे रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वहीं से उठा के उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो हमारे साथ बने रहिएगा। और हमने उत्तराखंड परीक्षा भरने की सीरीज़ भी बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ही है। तो अपनी सीरीज़ शुरू करते हैं हिंदी की। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होती है? अब देखिए, जैसे कोई भाषा होती है हम उसको बोल तो सकते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हमें एक लिपि चाहिए होती है। जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है, ठीक है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। तो इसी तरीके से अलग अलग लिपियाँ होती है जिनमें हम अपनी भाषा को लिखते हैं। उसी में जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह हम अगली बार पढ़ेंगे, आज हम वर्णमाला में स्वर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम एक दृष्टि में देखें तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने? 52। किस तरीके से विभाजित है? तो इसके दो प्रकार हैं। पहले में आता है स्वर जो 11 होते हैं, और दूसरा आता है व्यंजन। अब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वर हमारे 11 प्रकार के होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, 11 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें तो उसमें 13 प्रकार के स्वर होते हैं। मात्राओं की बात करें तो 10 प्रकार की मात्राएं होती हैं, क्योंकि जो अ की मात्रा, आ की जो होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये जो मात्रा है वो किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। ठीक है, तो एक मात्रा यहाँ पर हमारी कम हो जाती है। उसके अलावा कौन कौन सी मात्राएं हैं? छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ की। ठीक है, तो ये हमारी कुछ मात्राएं हैं। फिर हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो कुल व्यंजन कितने हैं? 39 है। मूल व्यंजन 33 है। स्पर्श व्यंजन 25 है। अंतस्थ व्यंजन 4 है। ऊष्म व्यंजन भी 4 है। संयुक्त व्यंजन भी 4 है। और उत्क्षिप्त या द्विगुण या जिनको ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम स्वर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अगर हम उच्चारण के आधार पर स्वरों का भेद करें तो वैसे तो 2 प्रकार में बढ़ता है, लेकिन हम तीसरा प्रकार को भी मान के चलते हैं। एक होता है जिनमें कम समय लगता है बोलने में, जिन उनको क्या कहते हैं हम? ह्रस्व या लघु स्वर और मूल स्वर भी इनको बोलते हैं। और एक चीज़ और बोलते हैं एकमात्रिक स्वर। इनमें अ, ई, उ और री। ठीक है, क्या क्या? सॉरी, अ, ई, उ और री, ये जो स्वर आते हैं वो आते हैं मूल स्वर, यानी कि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे आप बोल के देखिए, अ, ई, उ, री, बहुत कम। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दीर्घ या गुरु स्वर, या जिसको संधि स्वर बोलते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, तो उसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो इनके उच्चारण में क्या लग रहा है? अधिक समय लग रहा है, इसलिए इनको दीर्घ या गुरु स्वर बोला जाता है। फिर आते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम किसी का नाम पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, कोई दूर खड़ा है तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे राम, श्याम। तो जो बीच में ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहाँ पे समय लग रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अब लिखते कैसे है इसको? जैसे अगर हम लिखें राम तो रा लिखेंगे, और फिर ऐसे हम एस बनाएंगे और लास्ट में म। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए, अब जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर जिनको बोलते हैं, अगर उनकी भी हम भेद करें तो 2 प्रकार में इनके भेद होते हैं। पहला आता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा आता है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल कौन से होते हैं? जैसे जो अपनी ही जाति से बने हुए होते हैं, जैसे अ प्लस आ होता है, तो जो मतलब अपनी ही जाति के होते हैं, जैसे उनको क्या बोलते हैं? सजातीय बोलते हैं। आ प्लस अ से बना हुआ है, बड़ा ई प्लस ई से बना हुआ है, बड़ा ऊ,
ऊ प्लस ऊ से बना हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम विजातीय या संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करें तो अपने से अलग जो जाति के स्वर होते हैं उनसे मिलके बनता है। जैसे अ प्लस ई क्या बना, ए बना। अ प्लस ए क्या बना, ए बना। अ प्लस ओ क्या बना, ओ बना। और अ प्लस ओ क्या बना, औ बना, ठीक है। तो चार हमारे कौन से होते हैं, विजातीय संधि स्वर या दीर्घ संधि स्वर, सॉरी दीर्घ संयुक्त स्वर। और सजातीय संधि स्वर कितने हमारे, तीन हैं, जिनको मूल दीर्घ स्वर भी बोला जाता है। फिर बात करते हैं हम अयोगवाह की। अयोगवाह ध्वनियाँ क्या होती है, अंग और अह। अयोगवाह वो होते हैं जो योग ना होने पर साथ रहें, ठीक है, जो योग ना होने पर साथ रहें, यानी कि उनकी कुछ अलग से वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उनको किसी शब्द में जोड़ा जाता है तो अपनी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू क्रिएट करते हैं। अंग को क्या बोलते हैं हम, अनुस्वार। और अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है। और ये किसने कहा है हमें, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह कहा है। अंग और अह, ये शिरोरेखा से ऊपर लगता है अंग, और अह कोई भी जैसे वर्ण है उसके नेक्स्ट फॉरवर्ड लगता है, आगे की साइड लगता है। वही अगर हम इधर व्यंजनों की बात करें तो किस तरीके से हम बटे हुए हैं एक बार हम देख लेते हैं। वैसे व्यंजन तो हमें अलग से पढ़नी है। तो शुरू में हमारे 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर एक में 5 5 5 5 वर्ण है सब में, ठीक है। तो कितने हुए, 25 वर्ण हुए। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उनके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य र ल व, इनकी संख्या 4 है। और ऊष्म व्यंजन आते हैं, श श स और ह, इनकी संख्या 4 है। तो 25 और 8 कितने हुए, 33 हुए, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, मूल व्यंजन बोलते हैं। याद रखिएगा कुल व्यंजन नहीं है, ये मूल व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन आते हैं जो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं, इनकी संख्या भी 4 है। और क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनको ताड़न जाति व्यंजन भी बोलते हैं, ड और ड, इनकी संख्या 2 है। तो 33 और 6 अगर हम मिलाते हैं तो 39 होते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। वो किस तरीके से हैं, देखिए मूल स्वर कितने हुए, 11 हुए। अयोगवाह वर्ण कितने हुए, 2 हुए। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39 हुई, यानी कि कुल मिला के 52 हमारे वर्ण हुए। इतना समझ में आ गया। तो हम अब स्वर शुरू करते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू था, ठीक है। पहले स्वर की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उनको स्वर बोलते हैं, यानी कि ये अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, अपने आप में क्या है, पूर्ण है, इनको किसी और की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ ल, ठीक है। तो अगर हम ल को तोड़ेंगे तो ये व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ये ल हलंत, ये व्यंजन है, प्लस इसमें अ शब्द जुड़ रहा है, अ स्वर जुड़ रहा है, ठीक है। तो ल बनाने के लिए स्वर का प्रयोग कर रहे हैं व्यंजन, ठीक है। लेकिन स्वर किसी का प्रयोग नहीं करते, वो अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। हमने पढ़ लिया ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रचना या बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का भेद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनको मूल स्वर या जड़ स्वर भी बोला जाता है, और नैसर्गिक स्वर और बीजाक्षर स्वर भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन क्या होता है ना कि कभी कभी एग्जामिनर डीप दे देता है, वो सीधा मूल स्वर नहीं, मतलब देखो चीज़ तो वही है, मूल स्वर एक ही चीज़ है, जड़ स्वर एक ही चीज़ है, नैसर्गिक स्वर एक चीज़ है, बीजाक्षर स्वर एक ही चीज़ है, लेकिन उसके नाम बदल दिए गए। बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। होता क्या है, सिंपली वही जो शुरू में बने हुए हमारे स्वर है, अ ई उ और री, इनको हम ह्रस्व स्वर के अंतर्गत भी रखते हैं, उनको ही मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर स्वर बोला जाता है। वहीं दूसरी साइड संधि स्वर या कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर, यानी कि जिनको बनाया गया है, ठीक है, जो एक से अधिक स्वरों के मेल से बने हुए हैं। जैसे अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, अ प्लस ए, अ प्लस ए, अ प्लस ओ और अ प्लस ओ क्या बना, औ बना, ठीक है। तो यानी कि ये किसी एक स्वर से नहीं है बने हुए, ये एक से ज़्यादा स्वर से बने हुए हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम इनका और वर्गीकरण करें तो मैंने आपको बता दिया था, सजातीय और विजातीय स्वर, यानी कि जो अपने ही जाति के स्वरों से बनते हैं उनको सजातीय स्वर बोला जाता है, जैसे आ, ई और ऊ।
लेकिन वहीं पे अगर अपने से अलग जाति के स्वरों से अगर मिलके बनते हैं कोई स्वर तो उनको क्या बोला जाता है, विजातीय। जैसे ए ओ और औ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही हुई चीज़ें। अगर नहीं आ रही हैं तो एक बार फिर से इनको रिपीट पे देखना कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं और ये क्या बुक आपको बताना चाहती है। ठीक है, अगर हम विजातीय की भी वर्गीकरण करें तो उसमें दो आते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा डीप आ गया तो क्वेश्चन यहाँ तक बन सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। गुण संधि स्वर। गुण संधि स्वर क्या होता है, ए और ए इसमें आते हैं। वहीं वृद्धि संधि स्वर में, या जिसको मिश्रित संधि स्वर भी कहा जाता है, उसमें ओ और क्या आते हैं, औ आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो जीव के आधार पर जो भाग होता है स्वरों का वर्गीकरण होता है वो तीन भागों में होता है। पहला आता है अग्रभाग, दूसरा आता है मध्य भाग और तीसरा आता है पश्च भाग। यानी कि आगे का जीव का भाग, बीच का जीव का भाग और पीछे का जीव का भाग। हमारे जीव के तीन भाग होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मध्य भाग की। तो मध्य भाग से ही सिर्फ अ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आप बोल के देखिए अ। तो सिर्फ ये जीभ के बीच से ये ध्वनि निकलती है। ठीक है, वही अग्रभाग की अगर हम बात करें तो उसमें ई, बड़ी ई, री, ए, आए, ये क्या निकलते हैं, स्वर निकलते हैं। कहाँ से, आगे के भाग से। वही अगर हम पीछे की बात करें तो आ, ओ, ओ और औ, ये पांच स्वर कहाँ से निकलते हैं, जीभ के पिछले भाग से। तो इस तरीके से जीभ का वर्गीकरण तीन भागों में हुआ है। और जो ये पश्चिम भाग होता है इसमें ओ भी ऐड होता है। ओ क्या होता है, आगत स्वर होता है। आगत स्वर क्या होता है वो पढ़ेगा। तो आगत स्वर क्या होता है कि जैसे अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनको जब देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है, देवनागरी लिपि में प्रयुक्त वो होते हैं, तो उनका जो लिपि में लिखा जाता है तो उसको आगत स्वर में लिखा जाता है, उसको आगत ध्वनि बोलते हैं। जैसे चॉकलेट, चॉकलेट जब हम बोलते हैं तो उस पर कैसी मात्रा आती है, ऊपर ऐसी मात्रा आती है। या फिर डॉक्टर, ऐसी मात्रा आती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंग्लिश के हमारे वर्ड्स हैं तो जब उनको देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उनके लिए क्या यूज़ होता है, आगत स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, हमको पता है। और मैंने बताया था आपको संस्कृत भाषा में कितनी होती है, 13 होती है। वहीं हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। 10 क्यों होती है, क्योंकि जो री होता है, री की अगर हम री को बोल के देखें तो उससे कैसी आवाज़ निकलती है, र और उस पर छोटी की मात्रा। ठीक है, ये निकलती है। तो री एक व्यंजन की तरह भी साउंड करता है, तो उसको अगर हम शुद्ध स्वरों की बात करें तो वो उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी हुई, 10 हुई। अब हम बात करते हैं जीभ के भाग के आधार पर ही, मुख के खुलने के आधार पर कि मुख कितना खुलता है, उसके आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, पहला संवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, मतलब बहुत ही कम खुलता है, तो उनको संवृत स्वर बोलते हैं। जैसे ई ओ री। ठीक है, ई ओ री, आप बोल के देखे ई ओ री। ठीक है, तो वो संवृत स्वर में आते हैं। वही अर्धसंवृत स्वर की बात करें तो मुंह जितना संवृत स्वर में खुलता था उससे थोड़ा सा अधिक खुलता है, ज्यादा नहीं खुलता, अधिक खुलता है, थोड़ा सा, जरा सा। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, ए और औ। ठीक है, फिर आता है हमारा विवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या होता है कि स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है। और सबसे अधिक कब खुलता है, जब हम बोलते हैं आ। अब बोल के देखिए आ, तो उसमें मुंह आपका सबसे ज्यादा खुलेगा। फिर अर्धविवृत में क्या होता है कि पूरा नहीं खुलता, हल्का सा, थोड़ा सा कम खुलता है, मतलब खुलता लगभग पूरा ही है पर हल्का सा कम, विवृत से हल्का सा कम। ठीक है, विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। ठीक है, यानी कि आधे से ज्यादा खुलता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे स्वर, अ, ए, औ और आ। ठीक है, अ, ऐ, औ और आ। ठीक है, तो ये आपके मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। फिर बात आती है होठों की। तो होठ है, इनको बोलते हैं हम होस्ट, ओष्ठ। ठीक है, तो उनके खुलने के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला आता है वृत्तल स्वर या गोलाकार, या वृत्तमुख या वृत्ताकार स्वर।
इनमें कौन कौन से आते हैं, पहले तो बात करते हैं कि होता क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, व्रतुल स्वर या व्रतमुखी स्वर। जैसे ऊ और आओ, जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। वहीं अव्रतमुखी या प्रसरत या अव्रतकार जो वर्गीकरण होता है, उसमें जब हम स्वरों को बोलते हैं तो जो होठ होते हैं हमारे वो गोल नहीं होते, हल्के से चपटे हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, ठीक है। तो उनमें बाकी बचे हुए हमारे 6 के 6 क्या आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे, और इनमें री कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अ आ ई ए और आई, ठीक है, एक इसमें आ गए अव्रतमुखी या प्रसृत या अव्रतकार स्वरों में। री किस में आता है, आप बोलोगे री किस में आता है, तो री अर्धवृत्ताकार स्वर है, यानी कि उसमें होठ हल्के हल्के गोल भी रहते हैं लेकिन खुले भी रहते हैं, ठीक है, री। एक बोल के देखिए कुछ री। अब बात करते हैं हम उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। देखिए पहले मैं आपको गले की एक संरचना बता देता हूँ, अपने मुंह की एक संरचना बता देता हूँ। तो हमारा जो मुंह होता है सबसे नीचे आता है कंठ, यानी कि गला, ठीक है। उसके ऊपर आती है हमारी तालू, ठीक है, तालू जिसको बोलते हैं। उसके बाद आती है मूर्धा, जो ऊपर की साइड जो लेयर होती है हमारे मुख में, उसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य या मूर्धा। फिर आते हैं हमारे ओष्ठ यानी कि होठ। फिर हमारे मिलते हैं कंठ तालव्य स्वर, यानी कि कंठ और तालु को मिला के जो स्वर बनते हैं उनके बारे में। फिर कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से मिला के जो स्वर बनते हैं उनके बारे में। तो कंठी स्वर कौन कौन से हुए, यानी कि जिनका उच्चारण गले से होता है, तो अ और आ। वहीं तालव्य स्वर या तालु स्वर कौन कौन से हुए, ई और बड़ी ई। मूर्धन्य स्वर कौन सा हुआ, री हुआ। ओष्ठ स्वर कौन सा हुआ, ऊ और ऊ हुआ, यानी कि बड़ा ऊ हुआ। कंठ तालव्य स्वर कौन से हुए, ए और आए हुए। और कंठोष्ठ स्वर कौन से हुए, ओ और औ हुए, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, कंठ स्वर अ और आ। जब अ और आ बोलते हैं तो गले से आवाज निकलती है। तालु स्वर में, तालव्य स्वर में ई और ई की ध्वनि निकलती है। मूर्धन्य में री निकलती है, री री, देखिए जीभ ऊपर जाके टकरा रही है ना, री री। ओष्ठ स्वर में ऊ और ऊ ये निकलते हैं। और देखिए कंठ तालव्य को याद करने का एक और तरीका है, ए कैसे बनता है, अ और ई से, ठीक है। तो अ और ई को मिलाएंगे, यानी कि कंठ और तालव्य को मिलाएंगे तो ए बनेगा, और आ और ई को बनाएंगे तो उसमें आय बनेगा, सॉरी, अ और ए को मिलाएंगे तो उसमें आय बनेगा, ठीक है। वहीं कंठोष्ठी का भी एक तरीका है, कंठ और ओष्ठ को अगर हम मिलाते हैं तो अ प्लस उ क्या बनता है, ओ बनता है। वहीं अ प्लस ओ क्या बनता है, औ बनता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एक बार फिर से इनको पढ़िएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, याद हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं अयोगवाद ध्वनियों के बारे में। मैंने आपको बताया था अयोगवाद ध्वनि में क्या क्या आता है। तो अंग और अह, जिनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और अह को विसर्ग। अंग का जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है, यानी कि नाक से होता है, और अह का कहाँ से होता है, कंठ से, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में कंठ को क्या बोलते हैं, काकल्य बोलते हैं, ठीक है। दोनों सघोष होते हैं। अंग क्या होता है, अल्पप्राण, और अह क्या होता है, महाप्राण। अभी हम सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। अंग का जो उच्चारण होता है वो हर वर्ग के अंतिम अक्षर में होता है, ठीक है। जैसे क च ट त प, मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे, तो उसमें जो लास्ट के 5 वर्ण हैं, ड़ य ण न और म, इस ये कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका, ठीक है। अंग यानी कि इनके जगह पे क्या लगता है, हमारा अनुस्वार लगता है, ठीक है। और अह इसकी विसर्ग की हमारी बोलने की ध्वनि उत्पन्न करता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ नियम है तो बात करते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे बंदर, कंदा, संग, लंगर और आदि, ठीक है। देखिए बंदर बोलेंगे तो नाक से हवा निकल रही है, ठीक है, तो उनमें क्या लगता है, अनुस्वार लगता है। अगला रूल क्या है इसका, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। मैंने आपको बताया था पंचम वर्ण कौन से, ये वाले हैं, ठीक है, ड़ य न न और म, ठीक है। अगला रूल क्या आता है, शब्दों में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। जैसे
क वर्ग में अगर हम बात करें गंगा, ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है, अड़ आ रहा है, अड़, ठीक है, तो उसकी जगह क्या लगा, अनुस्वार लगा, ठीक है। कैसे लगा, तो ये एक बार फिर से पढ़े इसको, शब्दों में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगाओ उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। लेकिन अगर हम गंगा लिखेंगे तो ग कौन सा वर्ग आ रहा है, क वर्ग आ रहा है, तो क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हुआ, ड़, ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या लगा, अनुस्वार। जैसे पंथ, थ किसमें, कौन से वर्ग में आया, त वर्ग में, त थ द द न, ठीक है, तो उसमें क्या आया आपका पंचम वर्ण न, तो न की जगह अनुस्वार लगा। ऐसे ही चंपक, चंपक में प वर्ग में आया तो प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, म होता है, उसकी जगह अनुस्वार लगा। चंचल में च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, ये वर्ण होता है, तो उसकी जगह क्या लगा, अनुस्वार लगा। पंडित में ड किस वर्ण का है, ट वर्ग का है, और ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हुआ, ण हुआ, तो उसकी जगह अनुस्वार लगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, आप इतनी टेंशन नहीं मत लीजिएगा, ठीक है। तो एक दो बार पढ़ेंगे तो इजी लगने लगेंगी चीज़ें। हिंदी ऐसी है ना कि शुरू शुरू में बहुत टफ लगती है, लेकिन एक बार आपने उसको ग्रैब कर लिया कि क्या इसके पीछे की रीज़न क्या है, ठीक है। हर चीज़ एक प्रैक्टिकल चीज़ है हिंदी में, ठीक है, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार अगर आपने उस चीज़ को पकड़ लिया तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अनुनासिक की, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, देखिए अनुस्वार में क्या हो रहा था अभी तक कि हवा सिर्फ नाक से निकल रही थी, ठीक है, लेकिन जब नाक और मुख दोनों से निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, दसना, अंश, हंसी और आदि, ठीक है, ये सब क्या है, अनुनासिक के उदाहरण है। जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे यही है तो देखिए ऊपर मात्रा आ रही है ना बड़ी की, तो वहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। जैसे कहाँ आ गया, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ऊपर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। लेकिन वहीं अगर कहीं आ जाता तो सिर्फ क्या लगता, अनुस्वार लगता, चंद्र बिंदु नहीं लगता। बात करते हैं विसर्ग की। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, यह स्वर नहीं है, ठीक है, तो स्वरों में ये नहीं आता है। इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है, ठीक है, अ के बाद ह, अह। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है, यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि, ठीक है, तो ज़्यादा संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है कि किस किस जगह से हमारे कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो कंठ से अ और आ बोले जाते हैं, तालव्य से ई और ई बोला जाता है, ओष्ठ से ऊ और ऊ बोला जाता है, मूर्धन्य से री, कंठ तालव्य से ए और ए बोला जाता है, और कंठोष्ठ से ओ और औ, ठीक है। उसके बाद हमारे स्वर खत्म हो जाते हैं और व्यंजन शुरू होते हैं। एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर डायग्राम मिलेगा तो इसे समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ कंठ है, यहाँ पे कंठ आता है, फिर यहाँ पे तालु आता है, ऊपर की साइड यहाँ मूर्धा आता है, यहाँ हमारे ओष्ठ और दंत दोनों आते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, और आपके स्वर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो में व्यंजन शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।